Hello everybody, Pushpender Singh Khadayat here and we are from just Learning Education Center or Learning Educare platform. What we are discussing, क्या पढ़ रहे हैं लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से जो जान रहे हैं लॉ के बारे में यानी कानून विधि के विषय में आज जान रहे हैं और विधि का जो विषय है उसको डिस्कस करेंगे. दिस ऑप्शनल एज एन सब्जेक्ट यूज्ड एज एन यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसपीएससी एग्जामिनेशन और वनडे एग्जाम में भी काम आता है. आइदर यूज्ड इन वनडे एग्जामिनेशन, सिंगल डे एग्जामिनेशंस एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड ऑल एंड इंफॉर्मेटिव टॉक्स. कहीं ना कहीं जो है जो विधि का विषय है कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, राज्य के सर्विसेज एग्जामिनेशंस में काम आता है राज्यों के. और लॉ एज एन ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में इसको पढ़ते हैं, इसके सिलेबस को लिखते हैं, मेंस में लिखते हैं और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं. साथ साथ और इसके साथ साथ वनडे एग्जाम, सिंगल डे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा हिस्सा इससे आता है और कहीं ना कहीं जो है डिस्कशन में आता है. प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो है ये सब चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी लीगल बैकग्राउंड और लीगल चीजों को जानना चाहते हैं, जुड़े हुए होते हैं तो इन चीजों को जानते हैं. आज इसके बारे में जानकारी रखेंगे. So in this law optional we have two papers, paper number 1 and paper number 2 like this. तो paper number first है, paper number 1 is this is paper number 1 and this is what paper number 2 let us suppose. So paper number 1 में जो चीजें पढ़नी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मतलब संवैधानिक जो विधि है, संवैधानिक कानून और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक जो कानून है उनके बारे में डिस्कशन है और ये सारी की सारी चीजें पेपर नंबर 1 का हिस्सा है. वही इंटरनेशनल लॉ मतलब जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो, और अंतरराष्ट्रीय कानून मतलब और जिस भी तरीके के एमओयू साइन हो रहे हैं, कोई ट्रेड डील्स हो रही हैं, कुछ और भी हो रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, कोई यूनेस्को द्वारा, कोई यूनिसेफ द्वारा, यूएन द्वारा और आपस में जो कंट्रीज के बीच में एमओयू साइन होते हैं, इस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनते हैं. इसके साथ साथ लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम में बहुत सारी चीजें हैं. लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टोर्ट्स भी ये सब पेपर नंबर 1 का हिस्सा है. अब लॉ ऑफ क्राइम में जैसे आजकल बीएनएस है, पहले उसको आईपीसी बोलते थे, इट मींस दैट इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी. तो इस तरीके से जैसे बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, तो इसके बारे में जो है लॉ ऑफ क्राइम में पढ़ते हैं इसके. और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ टोर्ट्स मतलब टोर्ट्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटेंशनल ऐसा बिहेवियर है जो किसी को हार्म करने के लिए पहुंचाया अगर जा रहा है, बना हुआ नहीं, वो है ही अगर नेचुरली, तो दैट विल कम्स अंडर टोर्ट्स. तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स. तो ये सब पेपर नंबर 1 के बारे में पढ़ना है. अगर इससे अगर जाने पेपर नंबर 2, व्हाट पेपर नंबर 2 टेल्स अबाउट व्हाट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ. तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का लॉ क्या है, मर्केंटाइल लॉ है. दिस इज ऑल डिस्कस अबाउट द पेपर नंबर 2 एंड लाइकवाइज कंटेम्पररी लीगल टर्म्स. जैसे कंटेम्पररी लीगल टर्म्स में क्या क्या आएगा, जैसे पीआईएल है, पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बार बार होता है जनहित याचिका दायर करते हैं. मतलब जो जनहित के आकर्षण के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो भी याचिकाएं पड़ेंगी, मींस रिट पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पीआईएल. तो ये सारा का सारा कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट में आता है. और इसमें राइट टू एजुकेशन है. आजकल इतना एजुकेशन का मैटर उठ रहा है, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट विल आल्सो कंटेन द लीगल टर्म्स एंड फोकस. तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को भी अभी देखेंगे. तो राइट टू एजुकेशन में आजकल इतना, जैसे एजुकेशन का राइट है और किस 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए क्या है, और इसके अलावा देन व्हाट वी विल डू कि राइट टू एजुकेशन में इज अ नेसेसरी राइट फॉर ऑल. तो वो कैसे है, और इसके साथ साथ क्या चीजें लीगल राइट है और क्या चीजें ऑब्लिगेशन है, मतलब फंडामेंटल राइट है. तो लीगल राइट भी क्या होता है, मतलब वैधिक कानून, विधि कानून. और फंडामेंटल राइट भी विधि से ही होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल होते हैं, दैट इज एन ऑब्लिगेशन टू द स्टेट, कि राज्य को वो प्रदान करने ही पड़ते हैं. तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट. तो कहीं ना कहीं कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट में तो आरटीआई भी आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में पास किया गया था. तो इस तरीके से सूचना का अधिकार, क्योंकि कोई भी पब्लिक फर्स्ट का ऑफिस है, कोई भी पब्लिक स्यूट ऑफिस है, या कोई भी पब्लिक का ऑफिस है, सार्वजनिक जो है अगर कोई ऑफिस है, स्पेशली अगर, तो उसमें जो है राइट टू एजुकेशन मतलब जो सूचना है उसको पाने के लिए जो है अधिकार है.
राइट टू एजुकेशन है, तो इसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना पाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो है वो पब्लिक के बजट और टैक्सेस से भी होती है। सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इस भारत की जीडीपी पर, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है भारत की इकोनॉमी पर, और भारत के अर्थ सामाजिक हर तंत्र में हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। अगर हो सकता है तो जानने का भी हक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज लॉ है, मतलब संपत्ति आधारित जो कानून है। जैसे पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अगर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, लेकिन फिर उसको फिर लीगल कानून बना दिया गया ट्रेंडे में। तो कहीं ना कहीं जो है वो कौन सा जो है लॉज है वो प्रॉपर्टी राइट में है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी राइट होते हैं। और प्रॉपर्टी राइट अगर बना दिया गया तो प्रॉपर्टी राइट में फिर और भी है कि ऐसा नहीं कि एक्वाजिशन कर लिया तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ऐसा नहीं। और किसी का जो है अगर हो रहा है इक्वली, तो फिर वो इक्वली अगर डिमोलिश हो रहा है तो फिर वो चाहे कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो ऐसा हो वैसा हो, फिर वो गवर्नेंस चलाने वाले व्यक्ति हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर इलीगली अगर किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी रखी है, इस प्रकार की अगर किसी पे संपत्ति है जो सार्वजनिक और जो सरकारी संपत्ति है, तो फिर इसमें ऐसा नहीं कि एक कानून किसी के लिए कुछ और समझा जाएगा, वही कानून किसी को किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये सब पेपर नंबर 2 का हिस्सा है। इसके साथ साथ क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब जैसे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स और व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। अब जैसे बहुत देखने को मिलता है वाक का अधिकार होता है 19A में, है ना, तो इस तरीके से बोलने का अधिकार, अरे भाई वाक अपनी वाक शक्ति को, राइट टू फ्रीडम हो सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में बोलने का अधिकार, जीवन जीने का, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार होता है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी होती है, ये सब राइट फंडामेंटल राइट का हिस्सा, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से लिए, बिकॉज जो अलग अलग जगह से संविधान के जो भी सोर्सेज हैं, इट मींस दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोर्सेज हैं वो सब लॉ के अंदर पढ़ते अगर हैं, तो किस तरीके से कौन किस कंट्री से लिया है। जैसे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यूएसए से लिए हैं, उसका जो जिस तरीके का क्रक्स है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन यानी यूके से लिया, जो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है अगर तो। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, किसके, रशिया से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से अगर इस तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। उसके बाद all things which are contributing towards either harmony either conflict। देखिए जो लॉ है, कानून हार्मनी बनाने के लिए होता है और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए होता है। मतलब जो भी विवाद है उसको रिजॉल्व करने और जो प्रसरता है आपस में परस्परता है उसको सिद्ध करने के लिए कानून होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो ताकि जो है न्याय सुनिश्चित हो सके, जिसको बोलते हैं जस्टिस इंश्योर हो सके, जस्टिस इंश्योर हो सके। और साथ के साथ क्या इंश्योर हो सके, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो सिद्ध हो सके। जो लीगल ऑब्लिगेशन है या फिर जो लीगल वैलिडेशन है, दैट शुड बी इनकरेज्ड, दैट शुड बी प्रॉपर्ली इनकरेज्ड एंड एड्रेस्ड। अब देखिए लीगल प्रिंसिपल क्या है, मतलब कानूनी सिद्धांत क्या है। तो इसका मतलब कानूनी सिद्धांत क्या है, कानूनी सिद्धांत दैट इज रिलेटेड टू आइदर लॉ। अब भाई किसी भी चीज के लिए आइदर स्टडीइंग एनीथिंग, आइदर नोटिसिंग एनीथिंग, ऑब्जर्विंग और मेजरिंग एनीथिंग, ये देखना पड़ता है कि उसका कानूनी पक्ष कैसा भी है। अब कानूनी पक्ष हवा में उड़ता हुआ नहीं हो, वो बिल्कुल धरातल से लेके ऊपर तक। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज होती है तो वो क्या है, एवरीबडी इज लिविंग इन फैमिली। कोई भी कहां पे रहता है, किसी परिवार में रहता है ना। फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ समाज, सोसाइटी का अगर समाज का हिस्सा क्या परिवार होता है। फिर परिवार से ग्राम बनता है, ग्राम से पूरा जिला, और जिले से फिर इस तरीके से प्रदेश, और फिर देश, और ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो होता है एक एक जन जन से बनता है। तो उन सब चीजों को जस्टिस और लीगलिटी सब चेक करके, हार्मनी और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करके कोई भी लीगल प्रैक्टिस की जाती है। लीगल प्रिंसिपल होता है
केस स्टडीज होते हैं, मतलब डिफरेंट मतलब कोई बात, कोई कानून आया, कोई कुछ घटित हुआ, कोई केस हो गया, कोई चीज हो गई, और फिर उसको कैसे रिजॉल्व किया गया, उसमें हियरिंग लगी, किस तरीके से हुआ, ड्यूरिंग द हियरिंग किन किन चीजों को, किन किन आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया, किस समय क्या वाक रखा, किस समय क्या वाद रखा। कहने का मतलब यह है कि किसी पार्टी ने क्या रखा, किसी पार्टी ने क्या रखा, जवाब में क्या चीज प्रस्तुत किया गया, और लास्ट में क्या ऑर्डर हुआ, लास्ट में किस तरीके के क्या चीज एड्रेस हुई, जस्टिस क्या एड्रेस हुआ, और फिर दैट इज कॉल्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। उसको बोलते हैं न्यायिक जो है अवलोकन। तो उसमें क्या न्यायिक अवलोकन सिद्ध हुआ किसी भी चीज में, और व्हाट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट हैज बीन परफॉर्म्ड आइदर इन व्हाटएवर केस कंडीशन व्हिच इज बिलोंगिंग टू लीगल प्रिंसिपल, some legal background that is studied in this optional law, and it is having what two papers, like paper number 1 which reflects constitutional and administrative law, and secondly international law and like law of crime and law of torts. And here we have the paper number 2 which is having the law of contracts and mercantile law, which is also covered with this paper. Second is also covered with what contemporary legal and development, like this, like PIL, RTI, and this what PIL, and we discuss RTE, right to education, right to information, like this, and public interest litigation, many more things, and what which is also called one more thing, this contemporary legal development, which is also having what, which is judicial activism. What is judicial activism? Judicial activism means न्यायिक पुनरावलोकन, to check the validity of the constitutionality of any government order which was taken. जैसे मान लीजिए कोई सरकारी आदेश हुआ, कोई किसी ऑर्डिनेंस पास हुआ, कहीं कुछ हो गया, या फिर कोई चीज कानून बना, तो उसका संवैधानिक पक्ष क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट, द गार्जियन ऑफ व्हाट, गार्जियन ऑफ लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट द जो भी वहां पे निकलते हैं, जिस भी तरीके के फैसले निकलते हैं, दैट शुड बी वैलिडेटेड। ऐसा ना हो कि वो पोलराइज्ड हो, और ऐसा भी ना हो कि वो अन्याय हो, और ऐसा भी ना हो कि वो पोलराइज्ड हो, लाइक दिस, दैट शुड बी वेरी फेयर एंड फ्री। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म उसके लिए होता है, उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो न्यायिक पुनरीक्षण भी उसे कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इस तरीके से होता है, इसीलिए जो है ये भी आता है, दैट इज कम्स अंडर कंटेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट। सो प्रॉपर्टी लॉज, द लॉज व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी और द some construction or some more this thing that will come. So here we have also discussed about the fundamental rights like DPSP, directive principle of state policy, क्योंकि DPSP is what, DPSP tells about the welfare state। कहने का मतलब DPSP ये इंश्योर करता है कि DPSP इंश्योर करते हैं कि भाई कि किसी भी राज्य के को कल्याणकारी राज्य कैसे बनना, मतलब किसी देश को, स्टेट हियर आल्सो मींस कंट्री, सो इट मींस दैट किसी भी देश को, किसी भी जगह को, किसी भी गवर्निंग व्यवस्था को, गवर्नेंस को एक कल्याणकारी राज्य बनना कैसे, बातों से नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से, और कर्म सिर्फ बातों से ही करके नहीं भी, बल्कि धरातल अध्ययन से करके आते हैं, मॉरलिटी और मोटिवेशन देकर के आते हैं, किसी को ऑब्लिगेटरी जो है डिस्टर्ब करके नहीं। तो इस तरीके से कैसे आएंगे ये भी जो है इसमें पता चलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां फंडामेंटल राइट है वहां फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, तो इसके अंदर डिस्कस करते हैं लाइक हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट को, इन सब चीजों से, लाइक लीगल प्रिंसिपल्स, केस स्टडी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इन सब चीजों से जब हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया जाता है तो दैट विल कम्स अंडर लॉ, कानून, विधि, और इस तरीके से जो है इसको बोलते हैं, ये पढ़ते हैं। अब देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच विल कम्स अंडर हियर, वी हैव लाइक दिस व्हिच आर कवरिंग सम लीगल टर्म्स, कुछ ना कुछ जो है कानूनी पक्ष रखते हैं। हालांकि इसका एक डिफरेंट सेशन भी बनेगा, वहां पर इसका पूरा थॉरो अभी थोड़ी देर में जो है बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है एक सेशन बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर भी एड्रेस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इट इज हैविंग द वर्ड जुडिशियल नोटिस, या फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं कानून के पक्ष से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मैटर है जो कि एड्रेस होना होता है कि आजकल इतने तरीके की नई नई गतिविधियां हैं, तो ये है क्या, इसका जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और कहीं ना कहीं जो केस स्टडी वाला पोर्शन है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, या फिर लीगल प्रैक्टिस के लिए भी, या फिर ऐसे जब डिस्कशन में आते हैं, डिबेट्स वगैरह में आते हैं, तो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। केस स्टडी से रिलेटेड है व्हिच इज आल्सो हैविंग द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लीगल कवरिंग ऑल द एरियाज एंड स्पेशलाइजेशन आल्सो व्हिच इज फॉर द हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट को, हार्मनी को एस्टैब्लिश करने और कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं उससे उभरने के लिए काम आते हैं। जैसे इसमें पहला केस अगर हम लें तो विच इज हैविंग व्हाट, अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट केस इफ वी आर हैविंग लाइक दिस,
जैसे 400 आजकल ईवीएम का भी, विच इज वेरी वेरी न्यू, अभी 1-2 दिन का ही, कल का ही ये न्यूज है। 4,000 ईवीएम जो बंगाल में जल रही, पश्चिम बंगाल में जो 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की फायर हो गई, ये बहुत बड़ा विषय है। क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगभग इतनी ज्यादा, हजारों के माफिक पश्चिम बंगाल में इमीडिएटली बिल्कुल इलेक्शंस के बाद, जब बीजेपी वहां पे जीत गई, भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई है, तो उसके बाद इतनी ज्यादा 4,000 के, इतना ज्यादा, इतने थाउजेंड्स ऑफ ईवीएम्स का एकदम से जल जाना कहीं ना कहीं एक लीगल क्वेश्चन अपने आप में खड़ा करता है, और वो है रिकॉर्ड का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या वैलिडेशन रह गया वहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां सरकार बनी, तो वह 5 साल भले ही चले या जो भी कुछ हो, लेकिन किस तरीके से उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय तो हो गया कि क्या इमीडिएटली जो कुछ एक समय तक भी अगर मान लीजिए आरटीआई से कुछ पूछ लिया जाता, राइट टू एजुकेशन से अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो वो रिकॉर्ड है कहां, वो किस तरीके से ऑब्लिगेशन में, वो किस तरीके से नेसेसरी में लाया जाएगा, ये एक प्रश्न है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीजें कहीं ना कहीं की विगत वर्षों में, विगत समय में एक चीज निकल के भी आई है, और वो चीज है कहीं ना कहीं चुनाव चोरी का मुद्दा है, या फिर कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिसेस करके चुनाव जीतने का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 4,000 जो ईवीएम फायर्स हैं, मतलब 4,000 जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमीडिएटली मिट गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल प्रश्न अपने आप में है कि वो ऐसा हो कैसे गया कि किसी भी बिल्डिंग में जो है एकाएक आग लग जाती है, और वो इतनी सारी मशीनें एक जगह पर ही जल के खाक हो जाती हैं। और एक बहुत बड़ा विषय क्या है अपने आप में, लाइक यही चीज उत्तराखंड में भी नोटिस होने को मिली। देखिए नरेंद्र नगर यहाँ पर एक विधानसभा है, नरेंद्र नगर विच इज बिलोंगिंग टू नरेंद्र नगर है, और वहां पर एक उत्तराखंड के ही जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, तो सुबोध उनियाल का जाना होता है, और वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर शायद ड्यूरिंग द नॉमिनेशन या ड्यूरिंग द ड्यू प्रोसेस पर किसी भी पार्टी के, चाहे वो स्वयं रूलिंग पार्टी हो, गवर्निंग पार्टी हो, या कोई भी हो, किसी भी मंत्री विधायक का जाना नहीं है, क्योंकि वो फॉर द सेक ऑफ पोलराइजेशन, कि ध्रुवीकरण ना हो जाए। लेकिन वहां पर जाकर के किसी अधिकारी, महिला अधिकारी के साथ जो है इस तरीके से कन्फ्लिक्ट होना, और कन्फ्लिक्ट होने के बाद वहां पर एक कहीं ना कहीं जो है वो एक लीगल एंगल है, that is very a legal angle towards there. So this is very very important here, this is very important, like to address this harmony and to avoid conflict here, क्योंकि वहां पर abusive language भी यूज की गई है खुला, पब्लिकली, मंत्री के द्वारा, सुबोध उनियाल के द्वारा किसी महिला के लिए, किसी महिला ऑफिसर के लिए। that is a case of something like what administrative, or this is also a case of legal notice or something like this. तो इसके बाद नीट पेपर, आजकल नीट का पेपर है। अब नीट पेपर जो इतना ज्यादा, नीट के पेपर क्या नीट का पेपर लीक आउट हो रहा है, तो नीट का पेपर अगर लीक आउट हो रहा है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये है कि जिस तरीके से नीट का पेपर बनाता कौन है, किन किन लोगों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ प्रश्न पैसे से खरीदे जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसमें कानूनी पक्ष है, क्योंकि कानून इस तरीके की प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देता है। संविधान में इस तरीके की चीजें नहीं लिखी हुई है, संविधान से देश चलता है, संविधान से ही देश चलता है, बिकॉज लॉ, और या फिर संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से ही लॉ गवर्न किया जाता है, संविधान से सुप्रीम तो शायद ही कोई हो सकता हो। तो इसीलिए नीट का पेपर जो लीक किया गया है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो गवर्निंग स्टेट है या फिर जो गवर्निंग नोडल एजेंसीज हैं वो लेते हुए दिख रही हैं या नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लीगल प्रश्न है अपने आप में। हालांकि इसके बीच में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका अगर इस्तीफा मांगा जाता है, रेजिग्नेशन मांगा जाता है, तो ये तो एक मॉरल टर्म्स है विच इज ऑल्सो समहाउ सीम्स टू बी फिट एज एन व्हाट सोशल नॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं जो है लॉ ऑप्शनल का पार्ट ये हो सकता है। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, देखिए रिलीजन एंड समहाउ गवर्नेंस, दे बोथ आर व्हाट डिफरेंट पार्ट्स। देखिए धर्म जो है वो एक पब्लिक विषय, एक प्राइवेट विषय, धर्म जो है एक निजी विषय है, दैट इज अ पर्सनल थिंग।
धर्म जो है वो कभी भी गवर्नेंस को प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दिस लॉ। कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को प्योरली ये मेंशन किया गया है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर मानवता, ह्यूमैनिटी और अच्छाई, सही कर्म, सत्कर्म और जो है फॉर द सेक ऑफ हार्मनी, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ कंफ्लिक्ट के लिए ही जो है होता है। लेकिन ऐसा तो 4000 ईवीएम मशीनों के जलने से शायद होगा क्या नीट के पेपर लीक हो जाने से होगा, या फिर जिस तरीके से नरेंद्र नगर उत्तराखंड में यहाँ का एक मिनिस्टर सुबोध उनियाल जाकर के किसी महिला को गाली दे रहे हैं, और वहां पे क्या उससे होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वैसे चेक होगी, या कहीं ना कहीं रिलीजन और जो गवर्नेंस आपस में जो होते हैं कि धर्म और जो गवर्नेंस है वो अलग अलग होते हैं। धर्म जो है वो एक 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 आध्यात्मिक विषय है, व्यक्ति का अपना एक उमंगित होने वाला विषय है अपने कल्याण और एक व्यक्तित्व गठन के लिए, जिसमें सब पॉजिटिविटी हो सकती हो, लेकिन गवर्नेंस में उसको फिट करना और फिर राजनीति करना, मतलब धर्म के आधार पर राजनीति ड्राइव करने की कोशिश करना, दैट इज ऑल्सो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसमें चेक होते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द डिस्कोर्स ऑफ जब कार्य निष्पादन किया जाता है, तो कार्य निष्पादन के समय में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो ऐसे समय पर रिलीजियसली उसका डिफरेंट होता है इंटरप्रिटेशन और गवर्नेंस के हिसाब से, तो ऐसे समय में निर्णय हो कैसे पाएगा, इसी चीज के लिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया था। कहीं ना कहीं जो है प्लेन क्रैशेस, आजकल बहुत सारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो प्लेन क्रैश के ऊपर जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक किसी न किसी मिनिस्ट्री से आता है, मिनिस्ट्री सारी की सारी दैट इज ऑल्सो गवर्निंग बाय लॉ एंड ऑर्डर, है ना, किसी न किसी कानून व्यवस्था से ही तो चलती है। तो अब ये प्लेन क्रैश होने वाला जितना भी मैटर है, और क्योंकि ये बार बार हो रहा है, अभी कुछ साल पहले, तो अभी 1 साल पहले अहमदाबाद में इतना बड़ा हुआ था, फिर और हो गया, फिर कभी ट्रेन का मामला आ जाता है, ट्रेन डीरेल हो जाती है, तो इस तरीके से दिस इज ऑल्सो ये दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर केस स्टडीज। ये स्पेसिफिक चीजें हैं जिनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनका मॉरल, एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो कौन लेगा, गवर्नमेंट किस तरीके से लेगी, कितना लेगी, जो भी अभी वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है वो ले रही है या नहीं ले रही है, लेना चाहिए और किस रूप में लेना चाहिए, बचते हुए लेना चाहिए या चीजें एड्रेस करते हुए लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा दिखता है। और फिर कहीं ना कहीं अनएथिकल मीन्स ऑफ विनिंग इलेक्शंस बाय लिंकिंग व्हाट बाय साइडलाइनिंग डेवलपमेंट। देखिए, जब डेवलपमेंट साइडलाइन हो जाता है, जब डेवलपमेंट की गतिविधियां को जब साइडलाइन किया जाता है विकासोन्मुखी कार्य को, तब क्या होता है, डेवलपमेंट साइड होने पर कोई शॉर्टकट अपनाए जाते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए। कहीं उन्हीं शॉर्टकट्स को दबाने के लिए 4000 ईवीएम मशीनों को जला तो नहीं दिया गया कि अगर जांच हुई या फिर अगर वाकई में ऐसी चीजें हो गई तो कहीं चुनाव चोरी होने वाले मुद्दे सिद्ध तो नहीं हो जाएंगे, प्रूफ तो नहीं हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से डेवलपमेंट को साइड करके कि सड़कें बनाना, लाइट, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी कानून व्यवस्था, रेप ना होना, बलात्कार, पिछले कुछ समय में इतने क्राइम, महिलाओं के लिए जघन्य अपराध पूरे बंगाल में इतना बड़ा, और कई सब जगह पर अक्रॉस द कंट्री, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा, यूपी में सब ज्यादा, राजस्थान में इतना, क्योंकि जहां पर भी जो भी जिस प्रकार की गवर्नमेंट काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल होनी पड़ती है, लेनी ही पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से नहीं चल पा रही है तो, क्योंकि वो दे आर नॉट ड्राइविंग बाय व्हाट लॉ एंड ऑर्डर, कानून से अच्छे से नहीं चल रही है, तो दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चिंता का विषय बनता ही है। अभी कुछ समय पहले यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में एक चीजें आई थी। यूजीसी रेगुलेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट करता, मतलब यूनिवर्सिटीज खोलने का, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। अब जब यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का कार्य जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है, तो ऐसे समय पर वहां पर एक कानून आया था और यूजीसी रेगुलेशन में, अब उस कानून में पर्टिकुलरली किन्हीं जात को डालना कि उसमें और भी जातें जुड़ करके उसको सारे के सारे जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का बेस्ड ऑन एनी फैक्टर,
किसी के भी साथ, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो व्यक्ति, अगर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की असमानता होती है तो उस असमानता के लिए क्या दंडात्मक बिहेवियर है या फिर क्या उसके लिए रेगुलेटरी मेजर्स है, क्या कानूनी विधि है। तो इस तरीके की चीजों को एड्रेस होना, लेकिन वो चीजें भी जो है इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट लॉ एंड ऑर्डर, ये कहीं ना कहीं जो है कानून का जो है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है। अब देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स, कुछ एक समय में ये चीजें हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। वेंडेटा पॉलिटिक्स मतलब होता है बदले की राजनीति करना, मतलब डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ना करके डेवलपमेंट का जो सत्ता शासन राजकाज में चला करके राजकाज अगर किसका चलाया जाएगा, अगर बदले के भाव से चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं 4000 ईवीएम मशीनों को जलना पड़ सकता है। या फिर इससे पहले जो और चुनाव हुए हैं, क्योंकि चुनाव चोरी के मुद्दे हरियाणा में भी उठे, हरियाणा के लिए भी उठे, राजस्थान के लिए भी उठे और मध्य प्रदेश के लिए भी उठे, दिल्ली के लिए भी उठे, यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तो उठे ही, अभी पिछले कुछ समय से असम के लिए उठे, अभी बंगाल में उठ गए, है ना कहीं हमेशा उठते रहते हैं, और गोवा के लिए उठे, हमेशा ये चीजें उठते, महाराष्ट्र के लिए उठे, और हमेशा जो है ये चीजें जब उठती हैं तो वेंडेटा पॉलिटिक्स को एड्रेस होना पड़ता है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स का भी जब पार्ट होता है तो उसमें जो चीजें छूटती हैं और वो है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट छूटती है तो उसका जो भी लॉ वाला यानी कानूनी पक्ष है वो भी साइडलाइन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी एक केस स्टडी का विषय बनता है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन वाया पोजीशंस, देखिए अभी एक केस आया था मीनाक्षी नटराजन केस। मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन केस था, तो मीनाक्षी नटराजन जी का जो नॉमिनेशन केस था उसमें उनका जो नॉमिनेशन था उसको साइडलाइन कर दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत है, जो कि संविधान, और उसमें कानूनी रूप से भी मोहर मारी गई, कानूनी रूप से भी उसको जो गवर्नमेंट का ऐसा फैसला था, गवर्नमेंट का जो इस तरीके का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका इस तरीके का जो एम्बिगुअस और धुंधला पक्ष था शायद उसको सही बताया गया, जो कि आपस में जो कि वाकई में कानून के लिए भी एक बहुत डेंजरस पक्ष हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी का नॉमिनेशन जब तक कोई कॉलम अगर किसी फॉर्म में नहीं है तो अपने मन से तो इंफॉर्मेशन मेंशन कर नहीं सकते हैं, तो फिर इस तरीके का जो धुंधलापन है वो सिस्टम की लचरता ना हो करके व्यवस्था की लचरता के न इंगित करके किसी कैंडिडेट पे अगर डाल दी जाए और उसको इससे साइडलाइन कर दिया जाए और फिर कंपटीशन को खत्म करके वन साइडेड ट्रेन कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की इनवैलिडिटी को दिखाता है, और जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सुप्रीम जो होते हैं उनको प्रूफ करना चाहिए था, उनको इसे आड़े में लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये भी देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी विश्वसनीयता आप कितनी बची हुई है। इसके साथ साथ जो है इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन वाया पोजीशन से इंपॉर्टेंट है कि क्या है, और इसके साथ साथ अभी क्योंकि कुछ समय पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत जी द्वारा ये बोला गया कि जो बेरोजगार युवा हैं जनरली कि वो क्या है कि हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने री इंटरप्रेटाइज किया, समझाया, पुनर्समझाया और भी ज्यादा खोला जो भी कुछ है, लेकिन चीजें ऐसी भी हुई हैं कि उन्होंने एक बेरोजगार या फिर इस प्रकार के संघर्षशील युवाओं को कॉकरोच बोल दिया तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीजें बन गई। तो कहीं ना कहीं अब जब बन गई तो फिर उनके लिए फिर कंपटीशन हो गया कि उन्हें फिर सप्रेस किया जाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इतने बड़े पदों पर बैठे हुए जिन्होंने संवैधानिक इतने बड़े पद पाए हैं, माना कि सिलेक्शन आजकल जितने भी जो बड़े बड़े संवैधानिक पक्ष होते हैं, पद होते हैं, उनमें कोलेजियम सिस्टम से होता है ना। ये अरुण जेटली जी उससे पहले के समय पर भी होता ही जाता था। तो कोलेजियम सिस्टम से भले ही सिलेक्शन होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो चीफ जस्टिस का ऐसा बोलना किसी बेरोजगार युवाओं को या फिर संघर्ष करने वाले जो यूथ है उनको कि कोई कॉकरोच है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय। कहीं ना कहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखा जाता, चेक करके देखा जाता है। अब एक चीज और है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में एक नोटिस हुआ क्या कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई सारे रिटायर हो गए तो वो डायरेक्टली आकर के भारतीय जनता पार्टी में या रूलिंग वर्तमान पार्टी में सांसद बन गए या राज्यसभा सांसद बना दिए। तो कहीं ना कहीं एक जो फायदा लेने का अपने आप के रिटायरमेंट के बाद जो वो है, कहीं वो पहले से ही फील्ड तो नहीं हो जाती हैं चीजें। तो इसीलिए भी ये भी लॉ में चीजें आती हैं, क्योंकि कानून सबके लिए समान होता है। जो आर्टिकल 13 में लिखा है कि
रूल ऑफ लॉ, कहने का मतलब कानून का नियम। और ये लिखा हुआ है साफ साफ कि कानून सबको एक ही समान दृष्टि से देखता है, उसमें क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गरीब और क्या अमीर। इसके साथ साथ रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो नियम जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है तो अभी अब जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का जो है वो हुआ है, नॉमिनेशन साइडलाइन कर दिया गया ऐसी बातें उठा के, तो क्या 4000 ईवीएम के जलने पर आपको इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि कैसे जल गई, कौन उसको सिद्ध करेगा? और 4000 ईवीएम में जो खर्चा है उस खर्चे को कौन उठाएगा? क्या वो रूलिंग पार्टी का फंड उठाएगा? क्या उनके पार्टी फंड से ये फंड आएगा कहां से? ये भी लॉ का विषय है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री पैरालाइजिंग पॉलिसीज एंड पॉलिसी पैरालाइजेशन, कहीं ना कहीं जो पॉलिसी पैरालिटिक्स है, क्योंकि पॉलिसी पैरालिटिक्स होती है तो उसमें सबसे पहले जो वेलफेयर है वो खत्म हो जाता है, वेलफेयर खत्म हो जाता है तो वेलफेयर स्टेट खत्म हो जाता है, डीपीएसपी के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भले ही ऑब्लिगेशन ना हो स्टेट पे, लेकिन वो रेफरेंस है नीतियों को बनाने के, तो ये चीजें तो डिस्टर्ब हो ही जाती है ना। तो इसीलिए पॉलिसी पॉलिसिंग कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीजें। आजकल एक चीज ये भी देखी जा रही है कि सडन डेथ्स और इंपल्सिव डिमाइसेस हो रहे हैं, मतलब अभी व्यक्ति एकदम से स्वस्थ है और अगले ही दिन आ रहा है कि खत्म हो गया। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चेक करने का मेजरमेंट है, क्योंकि पिछले एक समय में जो जस्टिस लोधा है, जस्टिस लोधा की जिस प्रकार से डेथ हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जस्टिस लोधा सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो किस तरीके से मरे, एकाएक उनकी मृत्यु हुई कैसे? तो वो एक इंपल्सिव डिमाइस था जिसने पूरे के पूरे कानूनी क्षेत्र को हिला के रख दिया था। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी किलिंग, अब देखिए लोकतंत्र की हत्या होती है तो लोकतंत्र की हत्या का बार बार लगा आता है कि कानूनी जो है कानून फेल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर फेल कर गया है ना, कहीं पर कुछ नहीं है और सब जगह बस पैसा ही चल रहा है ना। सारे चाहे पुलिस स्टेशन पुलिस व्यवस्था हो और कानून व्यवस्था हो और फिर चाहे जर्नलिज्म का सेक्टर हो, है ना, सब जगह पर खरीदी हो गई है। और चाहे वो फिर सब बड़े बड़े नेतागण मंत्रीगण और फिर चाहे नेतागण हो, अब जैसे पश्चिम बंगाल में अब चुनाव हार गए तो सारे नेता छोड़ने लगे या कहो कि छुड़वाने लगे। तो इस तरीके से, हालांकि अभी दिस इज ऑल्सो अ मैटर, तो डेमोक्रेसी किलिंग होती है और इसको बोलते हैं डी एस्केलेशन ऑफ लीडर्स फ्रॉम देयर बेसिक पार्टीज वाया फाइनेंशियल अचीविंग और फाइनेंशियल गोल्स। तो फाइनेंशियल यानी वित्तीय लाभों को देने के माध्यम से वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, बोला कि पैसे में खरीद करके चलते चलते लोगों को डी एस्केलेट करके सारी की सारी जो पार्टीज हैं उनको खाली कर देना, लीडरलेस करने की कोशिश करना। और इससे होता क्या है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फिर जो भारत की पूरा तंत्र है, बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम का जो एक गुलदस्ता है, एक जो बहुत अच्छा पॉट है, वो खराब हो जाता है और उससे सामान्य और फिर उससे पैरालिसिस होती है, सिस्टम पैरालिसिस होता है और उसमें सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है और फिर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है और इससे देश जो होता है पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, प्रदेश होते हैं, जिला होते हैं, हर परिवार हो जाता है, हर व्यक्ति हो जाता है और उसकी आमदनी हो जाती है, पर कैपिटा इनकम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ ऑप्शनल है उसके ये वाले जो पेपर नंबर 1 के पक्ष हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टोर्ट्स। पेपर नंबर 2 में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ, कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट्स, प्रॉपर्टी लॉ, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एड्रेसिंग हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स and legal practicing legal principles and case studies and judicial interpretation, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद और कानून का नियम, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 वो भी इसमें पढ़ लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो जितनी चीजें बताई आजकल के कंटेम्पररी है, क्योंकि ये सब चीजें अभी भी रिसेंटली आगे आने वाले समय में किसी और एंगल से नाम भले ही ना लेकर के इसका जो क्रक्स है अंदर का वो पूछा ही जाता है, पेपर में पूछा ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पीआईएल है पूछा जाता है तो ऐसे समय पर वो भी चीजें पता चलती है और इंटरव्यू के समय पे भी जब चीजें पूछी जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऐसे समय पर भी चीजों को पता चलता है और एड्रेस किया जाता है। लाइक लीगल एड एंड लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटी, कहीं कि मतलब किस तरीके से जो कानूनी सलाह कैसे दी जाती है, कानूनी सहायता कैसे दी जाती है, लीगल सर्विसेज कैसे दी जाती हैं और व्हाट आर द अथॉरिटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द लीगल प्रैक्टिसेस, और व्हाट इज 3-tier सिस्टम, व्हाट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी, मतलब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस तरीके से
और लोकल अदालतें और जो जिला सत्र न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होते हैं, और इसके साथ साथ पीआईएल क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि ये सारे वो मुद्दे हैं जो अभी उठाए, ये सारे के सारे वो लीगल टर्म्स हैं जिनमें अभी पीआईएल पढ़ती रहती हैं, और फिर तब जाकर के चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 से कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं उसके जरिए हो, या फिर हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के जरिए हो, तो जब पीआईएल या फिर जनहित याचिकाएं पड़ती हैं तो ऐसे समय पर इन चीजों का क्या निकल करके आता है, क्रक्स क्या चीजें आती है, कैसे जस्टिस इंश्योर होता है, कैसे न्याय मिलता है, और किस तरीके से किसी एक पक्षीय झुकाव नहीं होता है बल्कि न्याय सिद्ध होता है। इसके साथ साथ जो और भी सोशल डिसहार्मनी के विषय हैं, जैसे डाउरी है, जैसे दहेज प्रथा है, मर्डर्स हैं, किलिंग्स हैं, और अबडक्शन है यानी अपहरण कर लेना है, ये सब क्राइम में आता है, ये सब लॉ ऑफ क्राइम का हिस्सा है, और किसी भी लॉ ऑफ ऑप्शनल में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ टोर्ट्स में इंटेंशनली किसी को परेशान करना है, किसी के पर्सनल व्यवहार और पर्सनल लाइफ में घुस करके उसे कुछ डिस्टर्ब करना है, ये सब चीजें टोर्ट्स, जैसे टोटका होता है ना हिंदी में, ठीक इसी तरीके से टोर्ट्स होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर बहुत ही इंटरेस्ट लेके इन चीजों को पढ़ेंगे जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑप्शनल जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। आने वाले लेक्चर्स में इससे और ज्यादा जानेंगे।